Okay, so the next topic, types of IPO. So basically there are two types of IPO. One is fixed price IPO and one is book building IPO. All right, fixed price IPO, as the name suggests, there would be, जब underwriter तुमको बोलेगे कि you want to buy a share, they'll be giving you a fixed price to buy this share. Okay, there would be no bidding process, nothing will happen. If you are interested to buy a share of this company, you have to pay me 100 rupees, fixed. All right. For book building IPO, कल ही एक बड़ा चेंज आया है, तो आज जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ दोनों चीज बता दूंगा. दूसरा वाला चेंज मुझे 100% नहीं पता वो इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं. पुराना वाला चीज जो है पहले मैं वो समझा रहा हूँ. ओके, बुक बिल्डिंग आईपीओ में बेसिकली तुमको एक लोअर बैंड दिया जाता है. ठीक है, लोअर बैंड मींस दिस इज द प्राइस, दिस इज द मिनिमम प्राइस यू हैव टू बिड फॉर. सो फॉर एग्जांपल इट इज 100 rupees. ऑल राइट, एंड देन द इन्वेस्टर्स कैन स्टार्ट बिडिंग. बट पहले क्या होता था कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकती थी. ऑल राइट, तो इसलिए क्या हुआ, इसको लोअर बैंड और अपर बैंड, देयर इज एन आल्सो एन अपर बैंड. ओके, तो इसका अपर बैंड का कैपिंग था. कैपिंग वाज 20% या 120% बोल सकते हैं. कैपिंग मतलब अगर बेस प्राइस इज 100 तो मैक्सिमम प्राइस कुड बी 120. अगर बेस प्राइस 1000 है तो अपर बैंड कैन बी ओनली 1200. तो इसलिए तुम जो भी आईपीओ तुमने कल थोड़े बहुत स्टडी किए होगे, दिखे होगे तुमको, वहां पर बुक बिल्डिंग इशू दिखा होगा. और बुक बिल्डिंग में ना दो प्राइसेस होगी, लोअर बैंड एंड अपर बैंड. यस सर. ओके, सो दिस इज द ओल्ड रूल. ठीक है, कल ही एक चेंज आया है तो न्यू रूल इज, तो इसलिए तुमको वापस एक बार कंफर्म करना पड़ेगा ये चीज. ऑलराइट, कि जो न्यू रूल है वो ये बोल रहा है कि जो लोअर बैंड है, जो भी रहे लोअर बैंड, अपर बैंड शुड बी मिनिमम 105%. ठीक है, 105% ओवर दी प्राइस. तो अगर न्यू रूल के हिसाब से अगर 100 रुपया बेस प्राइस है तो मिनिमम अपर लोअर बैंड इज 100 rupees, तो मिनिमम अपर बैंड शुड बी 205 rupees. व्हाई दिस इज डन? बिकॉज बहुत बार कुछ आईपीओ आ रहे थे, बुक बिल्डिंग इशू लेकर आ रहे थे. फॉर एग्जांपल लिख लो कि जैसे ये डीमार्ट का आईपीओ आया था, एवेन्यू सुपरमार्ट्स. तो अगर इसका तुम जब लोअर बैंड और अपर बैंड देखोगे, इट इज 295 to 299. तो 4 रुपए का डिफरेंस है. उसमें क्या बिडिंग करेंगे क्या नहीं करेंगे. 4 रुपए तो हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग, जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने देखा होगा 2-4 रुपए तो प्राइस ऐसी बढ़ जाती है मॉर्निंग में. ठीक है, तो जब 3 दिन का टाइम दिया गया और खाली 4 ही रुपए का डिफरेंस है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुक बिल्डिंग प्रोसेस. तो बुक बिल्डिंग कर ही क्यों रहे हो तुम? डायरेक्ट लोअर बैंड या अपर बैंड दे दो और खत्म करो. ऑलराइट, तो इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग इन अ बेटर वे, सेबी ने नए रूल्स बनाए कि अभी न्यू रूल के हिसाब से जो भी तुम्हारा लोअर बैंड होगा उससे तुम्हारा जो अपर बैंड है 105% ऊपर होना चाहिए. इससे ये भी हो सकता है कि कुछ आईपीओ जब आएंगे तो वो नीचे आएंगे, क्योंकि उनको पता है अपर एंड पे हमको कितना पैसा मिल सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे शेयर को मुझे 5000 रुपए मिल सकते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले के रूल के हिसाब से क्या करूंगा, 4900 से 5000 कर दूंगा. दिस इज द रेंज इन विच यू कैन इन्वेस्ट. ओके, बट नाउ एज आई नो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम 5000 रुपीज ओनली. ओके, अब मेरे लोअर बैंड किधर होगी पता है? ऑलमोस्ट 2400 पे. सो द रेंज विल बी बिगर. एंड क्योंकि सबको पता है कि हायर एंड में तो कोई बिडिंग करेगा नहीं, इसलिए जब हम बिडिंग प्रोसेस भी करेंगे तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके, सो द न्यू रूल सेज दिस दैट, तो ये न्यू रूल ओल्ड रूल अभी लिख के रखो, क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट इज इंप्लीमेंटेड. कल मैंने सुना कि नया रूल आया है तो मैंने तुमको बता दिया है. न्यू रूल इज दिस, ओल्ड रूल इज दिस. ओल्ड रूल इज कि दोनों के बीच में 20% का मिनिमम गैप होना चाहिए. सॉरी, मैक्सिमम गैप 20% का ही हो सकता है. ओके, अब न्यू रूल आया है जो बोल रहा है 100 से 105% मिनिमम ऊपर होना चाहिए. ओके, दिस इज ओवर एंड अबाउट. सो 205 होना चाहिए अगर 100 रुपए है. ऑलराइट, सो अगर ओल्ड रूल के हिसाब से जाते तो हम ऐसा कुछ रख सकते थे, बट न्यू रूल के हिसाब से. अब इसमें एडवांटेज क्या है, जैसे ये क्यों किया गया, एक्चुअली ये किया गया पेटीएम के जो आईपीओ फेलियर था उसकी वजह से. क्योंकि पेटीएम में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया 2000 2150 पे, और आज पेटीएम का शेयर 1300 पे आ गया है. और ये शेयर 800 पे भी जा सकता है, 400 पे भी जा सकता है, 0 भी हो सकता है. अगर हम लोग को ओवर अपर बैंड
थोड़ा नजदीक, अगर सपोज अपर बैंड 2100 ही था तो हमको एक ऑप्शन तो मिलता नीचे की तरफ इन्वेस्ट करने का। तो सेबी अभी इस चीज को अलग नजर से देख रही है। पहले ये देख रहे थे कि इधर मैनिपुलेशन हो सकती है, बट इन्होंने इधर मैनिपुलेशन करना चालू किया, तो सेबी ने रूल चेंज कर दिए कि नाउ यू कैन, अगर तुमको आईपीओ खरीदना है तो तुम 5000 देने की जरूरत नहीं है या 4900 देने की जरूरत नहीं है, तुम 3500 में भी इस शेयर में अप्लाई कर सकते हो। और जब तुम देखोगे एंकर इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर इसी शेयर में इसी प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल आल्सो सी टू इट कि यू डोंट गिव 5000 रुपीज फॉर अ कंपनी विच इज नॉट गुड इनफ। ओके, सो दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपीओ। अब इसमें एक और चीज है, जब हम लोग ये देखते हैं, जब भी फिक्स प्राइस आईपीओ होगा तो वो एक दिन का भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी फॉर ओनली वन डे, कि आईपीओ आया एक ही दिन के लिए, आईपीओ का बिडिंग, मतलब बिडिंग तो हो नहीं रही है क्योंकि यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया एंड देन द अलॉटमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट। बट बुक बिल्डिंग इशू में मिनिमम 3 days, ओके, मिनिमम 3 days शुड बी देयर। तो अगर बुक बिल्डिंग इशू तुम कोई भी देखोगे तो मिनिमम 3 days होता है, ये अप टू 6 days भी हो सकता है, बट 3 दिन में नॉर्मली ये सब कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो प्रोसेसिंग वर्क हैज रिलेटिवली गॉन डाउन, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सब ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग। पहले के जमाने में सब चीज टाइप होती थी, जब एक नया एप्लीकेशन आता था तो बैंकर टाइप करता था, तो वो सब चीजें बंद हो गई है। ओके, सो अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो मिनिमम 3 days, फिक्स प्राइस आईपीओ के लिए एनीथिंग इज ओके। Okay, next important thing, types of investors, ठीक है। पहले अगेन इसमें भी ओल्ड और न्यू सिस्टम आया है, ये कल ही आया है। तो ओल्ड सिस्टम है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। पहले है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या हम इसको क्यूआईबी भी बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। क्यूआईआई भी बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या क्यूआईबी भी बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। अब इसमें ये जो ओल्ड और न्यू है क्या, तो ये बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कोटा सिस्टम, ठीक है। तो न्यू रूल और ओल्ड रूल दोनों सेम है, इसमें 50% कोटा, 50% कोटा क्यूआईबीज का होता है। तो अगर मैं 1000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा हूं तो सिर्फ 500 करोड़ ही म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग खरीद सकते हैं। मैं एक बार इधर लिख देता हूं, ठीक है, एमएफ, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ओके, अदर हेज फंड्स एक्सेट्रा, ये सब जो लोग हैं, ये लोग इसका पार्ट है, ये बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, ठीक है। तो इनका 50% कोटा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे रिटेल इन्वेस्टर। अब रिटेल इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है? ऑलराइट, तो ऑल द इंडिविजुअल इन्वेस्टर कम अंडर दिस कैटेगरी, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर लेस देन 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, okay, any investor investing less than 2 lakh rupees, that these people are considered retail investor. For example, एक आईपीओ में मैंने, जितेंद्र वापना ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आई विल कम अंडर रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है। इनका 35% कोटा होता है, ओके, ऑलराइट। और एक चीज साइड में लिख देना, ये जो मैं कोटा बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, वापस लिख लेना, फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ये कोटा है। लॉस मेकिंग कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का 35% है, तो अगर 1000 करोड़ का आईपीओ है तो 350 करोड़ रुपीस रिटेल इन्वेस्टर को ही मिलेगी, ये इनका मिनिमम इतना मिलना ही है, ऑलराइट। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर। हु आर दिस इन्वेस्टर्स? ये है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ठीक है, ये है रिटेल इन्वेस्टर ही, पर मैंने अगर 3 लाख रुपया किसी आईपीओ में दिया तो आई विल गो अंडर HNI कैटेगरी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं और NII भी बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऊपर जो था वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था QIBs, ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर ये है इंडिविजुअली। ठीक है, इनका कोटा है ऑटोमेटिकली 15%। Sir, can you repeat NII का full form? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। So there are 3 categories of investor when they are investing। ठीक है, इसमें भी एक और तरह का इन्वेस्टर होता है, मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ। QIBs होते हैं जिनका 50% कोटा होता है, न्यू एंड ओल्ड दोनों में सेम है। रिटेल इन्वेस्टर जिसमें 35% का कोटा होता है, अगेन न्यू एंड ओल्ड दोनों में सेम है। और HNI NII जो भी बोलो तुम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका 15% होता है, न्यू एंड ओल्ड। ओके, बट इसमें NII की 2 कैटेगरी कर दी है अभी। NII की मैं ना दोनों कैटेगरी अलग से लिख रहा हूँ, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ठीक है, एक NII है जो 2 लाख से तो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ओके, बट 10 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड सिस्टम था उसमें कॉमन था। ठीक है, एक दूसरे तरह के NII हो गए जो मोर देन 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया, अब इनको भी बाइफरकेट कर दिया है, क्योंकि आजकल 2 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं रही है, तो लोग 3 लाख 4 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज उनको मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं तुमको अलॉटमेंट बताऊंगा तो अलॉटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, तो अब इनका भी सब कैटेगरी कर दिया। ओके, अब ये 15% का 35%। ये जो 15% है, इसका 35% इस कैटेगरी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज रीचेक द न्यू रूल्स। इसमें अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा है तो कुछ प्लस माइनस हुआ है, क्योंकि मैंने सब याद रखा है, लिखा नहीं था कहीं पर भी। तो अगर मैंने कुछ नंबर्स गलत बोल दिए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम आके मुझे कल बताओगे। ठीक है, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने एक चीज गलत बोली है जान पूछ के। ठीक है, यू नो हाउ ट्रेनर्स आर। ऑलराइट, तो व्हाट यू नीड टू डू, जो भी मैंने न्यू रूल्स बोले, ये ओल्ड रूल, इधर न्यू रूल, और ये ओल्ड और न्यू। ठीक है, तुमको ढूंढना है आज जाकर कि न्यू और ओल्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 35% और 15%, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ 65% है, ठीक है, ये इस कैटेगरी वालों को मिलेगी। ठीक है, so these are the types of investor. Now why types of investors are very important? Why types of investors are very important? First, because we are giving quota. ठीक है, अब कोटा दे रहे हैं तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जो लॉस मेकिंग है उसका एक अलग ही टेबल बना के दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट कोई भी कंपनी अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, उस केस में इनका कोटा 75% हो जाता है। पहले तो इंडिया में लॉस मेकिंग कंपनी लिस्ट नहीं होती थी, तो ये अभी 2012 के बाद शायद लिस्टिंग चालू की है। और रिटेल इन्वेस्टर को सेबी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहे। ठीक है, तो इनका कोटा कम कर दिया है। ठीक है, बाकी सब से लॉस मेकिंग कंपनी में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? तुम लोग आज भी घर खरीद रहे हो ना, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि घर के प्राइस गिरने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि तुमको नहीं पता कि अभी किसी को पता हो कि पेटीएम इन फ्यूचर प्रॉफिट करने वाला है, तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाए ना।
राइट रॉन्ग? यस सर। सर आउट ऑफ Right, ऑप्टिमिज्म समझ रहा खरीदेंगे हूँ। क्या? अगर अगर तुमको लग रहा है कि कंपनी अच्छा नहीं करने, एक और चीज समझ लेना, तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तुमको लॉस दे सकती है और एक लॉस मेकिंग कंपनी तुमको प्रॉफिट दे सकती है, बिकॉज यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ऐसा भी हो सकता है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को तुमने 100 रुपए का शेयर 200 में खरीद लिया, अब वो शेयर गिरते जा रहा है, वापस 100 पे आ गया, विच वॉज इज रियल वैल्यू। ठीक है, तो तुम कब प्रॉफिट करोगे, तुम कब लॉस करोगे, ये उससे नहीं डिसाइड होता कि कंपनी क्या कर रही है स्टार्टिंग में। जब लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल, प्रोडक्ट्स, सप्लायर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। बट जब तुम एंटर कर रहे हो आईपीओ में, इसलिए देखो आईपीओ इज सच अ थिंग, आईपीओ इतना डेंजरस बिजनेस है कि वॉरेन बफेट ने रिटेल इन्वेस्टर को इससे दूर रहने को कहा है। एंड यू मे नॉट बिलीव दिस, बट आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर एनी आईपीओ, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ का एक रूल बनाया है, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन आईपीओ, बात खत्म। इसमें मैनिपुलेशन होने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि अंडर राइटर के पास राइट्स है कि वो कोई भी न्यूज तुमको दे सकता है। और एक चीज याद रखना, यू बिलीव इन न्यूज, आई डोंट, उसमें एक डिफरेंस है। यू पीपल बिलीव इन न्यूज, आई डोंट बिलीव इन न्यूज। मुझे पता है कोई भी न्यूज इसलिए बनी है क्योंकि मेरे से पैसा खर्चा करवा सके। तुमको लग रहा है न्यूज तुम तक पहुंच रही है क्योंकि तुमको अमीर बना सके, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई भी कंपनी के बारे में मुझे सडनली पता चलता है कि ये बड़ी बनने वाली है, तो आई विल वेट फॉर द राइट टाइम, आई विल स्टडी दैट कंपनी, आई विल अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी एंड देन इन्वेस्ट। ठीक है, जस्ट बिकॉज समबडी सेइंग टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करो, इसलिए तुम इन्वेस्ट मत करो। समझो टाटा मोटर्स सक्सेसफुल क्यों होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टाटा मोटर्स फेल होगी, बट कौन से प्राइस पे तुम एंट्री कर रहे हो। क्योंकि याद रखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कोई आदमी ने 100 पे खरीदा तो वो उसको 50 रुपीज का प्रॉफिट तब होगा जब कोई दूसरा आदमी इससे 150 में खरीदे। तो अब 150 वाले अगर इन्वेस्टर खत्म हो गए कि 150 पे कोई खरीदने को रेडी नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फेक न्यूज फैलानी पड़ेगी उस कंपनी से रिलेटेड, देन ओनली आई विल बी एबल टू मैच इट। ओके, नाउ फिलहाल के लिए लॉस मेकिंग का तो सिंपल है, 75% क्यूआईबी का कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर का कोटा थोड़ा कम कर दिया, सो दैट यू आर नॉट मोटिवेटेड। नाउ इसमें हाउ मच मनी कैन यू इन्वेस्ट इन आईपीओ? कैन अ रिटेल इन्वेस्टर ठीक है, हाउ मच मनी कैन अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन आईपीओ? तो फर्स्ट थिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सचेंज, एक है हमारा मेन बोर्ड, ठीक है, और दूसरा है हमारा एसएमई। आई होप यू रिमेंबर, कल एसएमई के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। ओके, तो मेन बोर्ड है उसमें 12 से 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, रेंज है ये। जब भी कंपनी आती है तो वो ये देखती है कि हमारा जो एक लॉट है, यू कैन नॉट बाई वन शेयर इन एन आईपीओ, आईपीओ में तुमको लॉट खरीदना पड़ता है, मतलब होलसेल में खरीदने पड़ते हैं। और वो होलसेल में 100 रुपए का शेयर है तो तुमको 120 से लेकर 150 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि 12 से 15,000 में हमको कहाँ रुकना है, 12 में रुकना है, 15 में रुकना है, 14 में रुकना है, 13 में रुकना है। दिस इज अ रेंज गिवन बाय दी व्हाट यू से दी बाय सेबी टू ऑल द कंपनीज। तो कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो उसको लॉट में डील करना, और एक लॉट 12 से 15,000 का होता है। ठीक है, कुछ साल पहले ये 5 से 7,000 था, कुछ साल बाद ये चेंज हो सकता है, शायद कल चेंज हुआ पर मैंने नहीं पढ़ा। तो तुम्हारे लिए एक और चीज है, इसका कोई न्यू रूल आया है कि नहीं, न्यू रूल फॉर लॉट। ओके, दिस इज योर स्मॉल वर्क विच यू हैव टू डू। अगर कुछ आया है तो यू विल अपडेट मी, मैंने नहीं पढ़ा, अगर मैं भी पढ़ता हूं तो मैं तुमको अपडेट कर दूंगा। ओके, पर अगर तुम एसएमई के कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एसएमई छोटी कंपनी होती है, ठीक है, जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी ज्यादा रिस्की हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में फैक्ट्स फिगर जल्दी बाहर नहीं आएंगे, उसके ऊपर रेगुलेशन कम है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, इसलिए सेबी चाहती कि तुम लोग खुद मेहनत करो। तो कोई भी एसएमई आईपीओ आता है तो तुमको मिनिमम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। कोई भी एसएमई आईपीओ आता है तो तुमको मिनिमम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। इसमें एक एडिशनल चीज डाल देना कि जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो एसएमई एक्सचेंज पे, जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो तो भी 1 लाख रुपए का मिनिमम डील होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, जब तुम मेन बोर्ड के जो एनएससी बीएससी जो मेन बोर्ड के एक्सचेंज है उसमें तुम डील करते हो तो तुम एक शेयर भी बेच सकते हो। सपोज
15,000 का तुमने एक लॉट खरीदा, वो 30,000 का हो गया, तो तुमने सोचा कि मैं 50% शेयर बेच देता हूं, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। ओके, दैट यू कैन डू। ओके, अगर ये 1 लाख का तुमने आईपीओ खरीदा और वही 2 लाख का हो गया, तो तुम 1 लाख का बेच सकते हो, पर 1 लाख का 1.5 लाख हुआ है तो तुम 50,000 या 75,000 नहीं बेच सकते हो, तुमको पूरा 1 लाख बेचना पड़ेगा और सामने वाले को 1 लाख खरीदना पड़ेगा। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। आज मैं तुम लोगों से 100 रुपया मांगू तो आई थिंक यू ट्रस्ट मी इनफ कि तुम 100 रुपया दे दोगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 1000 मांगू तो यहाँ पर Yes. कुछ लोग हैं जो मुझे 1000 भी दे देंगे, ठीक है? अगर मैं 10,000 मांगू तो कुछ उसमें से भी और छोटे कम, मतलब 10 लोग में से या 80 या कितना 67 लोग में से 1-2 लोग होंगे जो शायद मुझे 10,000 भी दे दे। बट अगर मैं तुमसे 1 लाख मांगू तो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी। दिस इज व्हाट सेबी वांट्स फ्रॉम यू। ह्यूमन साइकोलॉजी, जब भी हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 चीज सोचते हैं, ठीक है? छोटा इन्वेस्टमेंट पे हम इतना सोचते नहीं। तो anybody who have done already a task जिसमें तुमने 100 रुपए मांगे, तुम 1000 रुपए मांगो, the nature will change because then he'll start asking you why do you need it, where will you invest, which poor person you will be donating this money to and so on, ठीक है? So basically जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में, तब लॉट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? मेन बोर्ड का जो आईपीओ है, द कंपनीज व्हिच गेट लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएसई, उसमें 12 से 15,000 है, और जो एसएमई एक्सचेंज पे होती है वो 1 लाख रुपीज मिनिमम है। 1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फॉर आईपीओ एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग। एसएमई के लिए दोनों सेम है। सर सर वो एसएमई में अगर समझो हम लोग ने 1 लाख इन्वेस्ट किया और बाद में आपने बोला कि अगर 2 लाख हुआ तो सिर्फ 1 लाख बेचेंगे, लॉजिक समझा नहीं, मतलब कैसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते वैसे? तुमको अगर 2 लाख हो गया तो तुम 1.5 लाख का भी बेच सकते हो, पर तुम 1 लाख से कम का नहीं बेच सकते हो। जब तुम ऑर्डर डालते हो तो वो 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए। 100 रुपए का शेयर है तो तुमको मिनिमम 1000 शेयर बेचने हैं, ठीक है? नाउ द वन थिंग विच आई डोंट थिंक तुमने कभी सुना होगा, अलॉटमेंट, ठीक है? अगर सुना है तो वेरी गुड, बट बाकी मोस्ट ऑफ यू में नाउ अगर एक अच्छी कंपनी है, अच्छे से ग्रो हो रही है, जैसे डीमार्ट है, अच्छे से ग्रो हो रही है, बिजनेस मॉडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई ट्रस्ट द प्रमोटर, एवरीथिंग इज फाइन विद दैट कंपनी। सो ऑब्वियस है ना कि मैं अगर 1000 करोड़ का आईपीओ लेने, मुझे तो कंपनी को तो 1000 करोड़ चाहिए, बट देयर मे बी मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय शेयर्स ऑफ माय कंपनी। तो उसकी वजह से वो बिडिंग तो ज्यादा लगाएंगे, बट उसके साथ में एक और चीज होगी, ओके? उसमें क्या होगा कि 1000 करोड़ के बदले ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 2000 करोड़ के बिड्स आ जाए, या 2000 करोड़ रुपया आ जाए, जो मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देने के लिए लोग रेडी है, बट मैं उनको दे नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव आईपीओ में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, ठीक है? सो व्हाई दिस कैटेगरीज आर मेड, इन्वेस्टर की कैटेगरी के आवर अलॉटमेंट वर्क बिकम्स इजियर। तो मैं फिलहाल तुमको जो अलॉटमेंट दिखा रहा हूं, ठीक है? अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि तुमने 15,000 रुपया देकर बोला कि मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए, ठीक है? तो तुमको वो अलॉटमेंट मिलेगा अगर 1000 करोड़ के अगेंस्ट 1000 करोड़ की डिमांड थी कंपनी की और 1000 करोड़ रुपया कंपनी को मिल रहा है, तो तुमको शेयर्स मिल जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बट 1000 करोड़ की जगह पे 3000 करोड़ या 2000 करोड़ का आ गया मुझे एप्लीकेशंस, तो अब अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। तो पहले के टाइम पर अलॉटमेंट प्रोसेस कंपनी डिसाइड करती थी, बट अभी सेबी ने स्टैंडर्ड रूल बना के रखा हुआ है, ओके? तो नाउ आई विल गिव यू विद एन एग्जांपल कि आईपीओ जो है वो 1000 करोड़ का है, ठीक है? तो 500 करोड़ किसको अलॉट हुए? QIB, ठीक है? और 150 करोड़ HNI को। ऑलराइट, इन दोनों के केसेस में जो भी इन्वेस्टर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रोपोर्शनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जो भी इन्वेस्टर ने जब सपोज अभी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का आईपीओ था, बट मुझे जो बिड्स आई वो 2000 करोड़ की आई, और मेरे जो म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने 10 करोड़ की बिडिंग की थी, ठीक है? दिस वाज द बिडिंग
ठीक है, अब इस कंपनी को क्या मिलेगा, इस कंपनी को 5 करोड़ के शेयर्स मिलेंगे और 5 करोड़ इनको रिटर्न दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली होगा बेसिकली, समझ गए। 1000 करोड़ के अगेंस्ट 2000 करोड़ आ गए, पर मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस आईपीओ में कितने इन्वेस्ट किए थे, 10 करोड़। क्योंकि 1000 के अगेंस्ट 2000 करोड़ की डिमांड आई है, इसलिए प्रोपोर्शनेटली जिसने भी जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। तो मैंने तो 10 करोड़ दिए थे, बट मुझे सिर्फ 5 करोड़ के शेयर्स मिलेंगे और 5 करोड़ रिटर्न हो जाएगा। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये 150 करोड़ है, मैंने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और ये 150 के अगेंस्ट 300 करोड़ का डिमांड आ गया, तो मुझे 50 लाख के शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे QIB और NII है, इसमें प्रोपोर्शनेटली तुमको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिलेगा। ऑलराइट, कमिंग टू रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर में 2 चीज होगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे होंगे। ऑलराइट, तो मैं अभी पैन कार्ड लिख रहा हूं, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ इन्वेस्टर एंड नंबर ऑफ लॉट्स। तो सपोज देयर आर द लॉट्स व्हिच कैन बी गिवन इज 100। ऑलराइट, 80 लोगों ने लॉट्स व्हिच कैन बी गिवन इज दिस मच। और मैं पैन कार्ड बोल रहा हूं क्योंकि पैन कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे यू इन्वेस्ट इन डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सपोज 80 इंडिविजुअल्स ने 160 लॉट्स का रिक्वेस्ट किया है या एप्लीकेशन किया है। ठीक है, हर एक इन्वेस्टर ने 2-2 लॉट डिमांड की है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। लॉट से देने को 100 लॉट्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में क्या होगा, एवरी इन्वेस्टर विल गेट एटलीस्ट 1 लॉट। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनेटली कम ज्यादा नहीं होगा। पहले एवरी इन्वेस्टर विल गेट 1 लॉट बिकॉज इट इज पॉसिबल। इन अबाउ केस इज इट पॉसिबल? 80 लोगों को 100 स्लॉट देने, तो 80 लोगों को एक लॉट मिल सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और जो बचा हुआ 20 है, ओके, फॉर रिमेनिंग लॉट्स देयर विल बी लॉटरी। अब किसी ने एक ही लॉट किया था डिमांड, तो उसको 1 लॉट मिल गया। किसी ने अब जितने भी लोगों ने 2-2 लॉट रिक्वेस्ट की थी, उन सब लोगों की लॉटरी निकलेगी। ठीक है, और उन सब लोगों में से किसी 20 लोगों को एक लॉट और मिलेगा। अब किसी ने भी अगर 3 लॉट डिमांड किया है, तो 99% केसेस में उसको इस वाले चीज में कुछ नहीं मिलने वाला, 2 लॉट ही मिल सकते हाईएस्ट, वो भी 20 ही लोगों को। उधर रख दे। ठीक है, so if there are 100 lots and 80 PAN card have requested 160, all right, now I'll give you one more example. Suppose ये सेम है, एप्लीकेशन भी 160 आई है, बट 120 पैन कार्ड है। ओके, अब क्या हुआ है, मेरे पास देने के लिए 100 लॉट्स है, बट 120 लोगों ने 160 क्वांटिटी ऑफर कर ली, तो एप्लीकेशन तो सेम है, ओके, बट नंबर ऑफ पैन कार्ड चेंज हो गया है। Now PAN cards or number of investors are more than the lots which we can offer. तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट? क्योंकि 100 लॉट 120 लोगों को नहीं दे सकते, 1 लॉट देना ही है। तो ओके, इन दिस केस देयर विल बी अ डायरेक्ट लॉटरी। ठीक है, और हर एक इन्वेस्टर को एक ही मिल सकता है। सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने 41 लॉट मांगे हैं एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल से, और बाकी के 119 इन्वेस्टर ने एक लॉट मांगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिसने 41 मांगा उसको एक भी नहीं मिले, क्योंकि हम लोग लॉटरी से पहले 100 डिसाइड करने वाले। समझ गए? यस सर। या सो इफ पॉसिबल, दिस इज, अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर लेस देन नंबर ऑफ लॉट्स, in that case every investor will get at least 1 lot and then remaining there will be lottery. और अगर number of investors are more than lots, और आजकल ये बहुत नॉर्मल है, क्यों हो गया मैं तुमको बताता हूँ। सेबी ने ये रूल बनाया, वैसे ही मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ आई पुटिंग इन 4 lots from my PAN card, मैंने क्या किया, मेरे वाइफ का भी अकाउंट खोल दिया, मेरी मम्मी का अकाउंट खोल दिया, मेरे पापा का अकाउंट खोल दिया। तो नाउ फ्रॉम माई हाउस ओनली 4 PAN cards are going, probably I'll get 1 allocation। और इसकी वजह से क्या हो गया, ऑल ओवर इंडिया में तुम जब देखते हो कि कितना, सुना होगा तुमने, XYZ IPO ओवर सब्सक्राइब बाय दिस मेनी टाइम्स। ओके, कोई भी पर्सन अभी 2 लॉट में इन्वेस्ट ही नहीं करता, सबको पता है 2 लॉट मिलने ही नहीं वाले।
अगर कोई अच्छी कंपनी है तो दूसरा लॉट तुमको मिलने ही नहीं वाला है। तो रेदर देन वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी ओके इन गिविंग 5 लॉट और 10 लॉट का ऑर्डर, रेदर देन दैट मैं मेरे घर के 4-5 लोगों को, दोस्तों को पकड़ूं और उनको बोल दूं कि भाई तू मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर ले, मैं तेरे को अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, ऑलराइट, इफ यू गेट द शेयर्स यू विल गिव इट टू मी, यू कैन डू दैट, ओके, ही कैन गिफ्ट यू द शेयर्स इन योर अकाउंट, ऑलराइट। सो ये अलोकेशन प्रोसेस है, सॉरी अलॉटमेंट प्रोसेस है, ऑलराइट, क्लियर है। तो ऊपर है ना जो अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है, नीचे है ना लॉट्स इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर है मतलब जो अमीर लोग हैं उधर हम लोग अमाउंट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब जस्ट इमेजिन 1000 करोड़ के अगेंस्ट 10,000 करोड़ के अगर एप्लीकेशंस आ गए तो उसका मतलब ये है कि तुमने अगर 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करने का प्लान किया था तो सिर्फ 1 ही करोड़ मिलेगा। इसलिए आईपीओ जब लिस्ट होता है तब सडनली यू विल सी बिग इंक्रीज इन शेयर प्राइस, क्योंकि ये जो बाकी के 9 करोड़ है ये मैं लेके बैठा हूं इस आईपीओ के लिए, तो मैं ज्यादा पैसे में भी इसको बाई करने को रेडी हूं। समझ गए? यस सर। Yes, यस sir. सर। कलर्स का आईपीओ 700-800 का था जो 1300 रुपए पे लिस्ट हुआ था, 1325 रुपए पे कुछ लिस्ट हुआ था, ऑलराइट। तो ये कौन सा सर? हो रहा है क्योंकि हमारे जो क्यूआईबीज है इनके पास बहुत पैसा है। अब इन्होंने तो अप्लाई तो किया पर इनको वो मिलने ही नहीं वाला है, बट जैसे ही ये पैसा रिटर्न आता है ये लोग उसी क्योंकि उन लोग ने कंपनी एनालिसिस करके रखे हुए, इन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, इनको समझ में आ रहा है इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली, कैसे करने वाली, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एम आई क्लियर विद दिस अलॉटमेंट प्रोसेस ऑल्सो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब पहले तो Yes, sir. 20 दिन 25 दिन लगते थे, इसलिए असबा की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा थी। अभी सेबी का रूल है all the complete process of IPO should be completed in 6 days from first day of book building। ठीक है, अगर मैंने 1 जनवरी बोला है तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस तक, क्योंकि आजकल सब ऑटोमेटेड हो गया, पहले पेपर वर्क था तो टाइम लगता था, ओके। तो अभी 6 डेज का टाइम दिया है, मतलब 3 दिन तो ये और 3 दिन एडिशनल दे दिए, तुमको जो भी करना है कर लो। हाँ, ये जो अलॉटमेंट का वर्क है ये कौन करने वाला है? RTA। हाँ, वेरी गुड वराड। मैं भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो सेकंड लेवल पे आंसर देना, दूसरे नहीं दे पाए, ठीक है? ओके सर। मतलब अगर इन लोग नहीं दे पाए तो देना, नहीं तो इन लोग का तुम क्या कर रहे हो, स्कूल फीस कर रहे हो, उनको दिमाग लगाने दो। फिरू नको सोम तू इकडे तिकडे सांगायला। ठीक है, सो once the allotment process is done, उसके बाद में तुम्हारे डीमैट अकाउंट में तुमको शेयर्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद होगा लिस्टिंग डे, ठीक है। उस लिस्टिंग डे को 10 बजे तुम्हारे कंपनी के जो मतलब जो कंपनी में तुम डील कर रहे हो उस कंपनी के जो सीईओ हो गए या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, वो एनएससी बीएससी पे जाकर एक बेल बजाते हैं, ठीक है। वो बेल जैसे ही बजती है उसके बाद में तुम्हारे शेयर्स विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, ओके। अगर कोई भी शेयर फर्स्ट डे प्रॉफिट कर लेता है तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन्स। तो 2 तरह के लिस्टिंग गेन्स है, एक फ्रॉम द प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू या अदर इन्वेस्टर्स लीविंग द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और तुम लोग को भी वो हो सकता है, क्योंकि 600 का आईपीओ अगर 1300 में खुल रहा है तो तुम अगर आज क्या बेच देते हो तो तुमको 1300 रुपए मिल जाएगी, ठीक है। वे तुमने बहुत सारी गुड न्यूज सुनी होगी कि इस आईपीओ का इतना हो गया, इस आईपीओ का इतना हो गया, इन्वेस्टर को इतना प्रॉफिट हो गया। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम 15,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो पहले तो। अगर वो शेयर प्राइस डबल भी हो जाता है तो एक दिन में तुमने 30,000 कमा लिए। अगर तुमने 15,000 एक ही दिन में 15,000 कमा लिए बेसिकली, अगर डबल होता है तो, पहली बात तो अगर ये डबल हो जाता है तो तुम 30,000 कमा लिए। अगर तुम इस प्रॉफिट को बुक कर देते हो, ये 30,000 लेके करोगे क्या? Because you need this money to be invested somewhere so that it keep giving you returns। इसलिए तुम समझो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में
थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर तुम एक ट्रेडर हो तो फिर भी मैं एक बार मान सकता हूँ, बट बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम इक्वल बैकग्राउंड एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रेडर इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मुझे समझ में नहीं आता, आईपीओ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब कितने परसेंट लोगों को या कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी के तुमको शेयर्स नहीं मिलेंगे? 99% प्रोबेबिलिटी के तुमको ये शेयर्स मिलने ही नहीं वाले। तुम बस अपनी खुशी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, गलती से मिल गया 99 में और 1% में तुम आ गए तो तुम खुश होगे कि तुमको मिल गया। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छी कंपनी तो 30,000 में भी बुरी नहीं है। जो तो तुमने 15 में खरीदा, मैं 30 में खरीद लूंगा, फर्स्ट डे को खरीद लूंगा, राइट? ऑल्दो आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेटर वे टू इन्वेस्ट, बट अगर सपोज तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, फर्स्ट थिंग देयर इज रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एल&टी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हुए तुमको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है जिसका बिजनेस मॉडल हमको पता ही नहीं है, जिसकी ऑडिटिंग नहीं होती अभी तक, इन सम केसेस ऑडिटिंग तक नहीं होती है। तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके तुमको कुछ पैसा मिल भी गया तो तुम करोगे क्या? बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनीज आर परपेचुअल, तो तुमको इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह करना चाहिए जो परपेचुअल हो। कुछ चीजें नेचुरल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, जिसको 3 महीना लगता है उसको 3 महीना लगता है, और जिसको 9 महीना लगता है उसको 9 महीना लगता है। यू कैन नॉट चेंज इट। ऑलराइट, तो अगर तुमको अमीर बनना है ना, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट वे टू बिकम रिच। 15,000 डाल के 30,000 करना और उससे अपने आप को अमीर बोलना। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद आईपीओ। प्रॉब्लम विद आईपीओ इज कि तुम थर्ड डे भी अपनी एप्लीकेशन रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, सपोज देयर इज अ कंपनी जिसका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, सेकंड डे तक उसका सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा चल रहा था। एक खराब कंपनी है जिसका सब्सक्रिप्शन अच्छा चल रहा था। ठीक है, थर्ड डे के बाद तुमने इन्वेस्ट किया और तुमको थर्ड डे की इवनिंग को पता चला कि इसका सब्सक्रिप्शन एक्चुअली कम हो गया। हो सकता है, कभी कभी होता है, पर हो सकता है। ठीक है, यू कैन कैंसिल योर एप्लीकेशन, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। नाउ व्हाट इज द इशू इन दिस? इशू है कि अगर वो एक खराब कंपनी है जैसे पेटीएम, अकॉर्डिंग टू मी द प्राइस एट विच एटीएम वाज बीइंग सोल्ड वाज अ वेरी रॉन्ग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट डे वो मेरे ख्याल से 20 या 22% गिरा था, फिर सेकंड डे वापस 22% गिरा था। ठीक है, और बीच में कुछ न्यूज आया था उसकी वजह से 10% बढ़ा और वापस अभी गिरते हुए ही चल रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ना कोई कोई बिजनेस का है ना एक टाइम होता है, वो टाइम चला जाता है, बाद में वो बिजनेस मॉडल खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कोई कंपनी लॉन्च करूं जो पीसीओ का बिजनेस करती है, विल यू बी इंटरेस्टेड? No. No, नो sir. सर। इंडिया में 10 लाख पीसीओ है इस कंपनी के, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई? No अभी one uses नया है PCO. ना। है ही नहीं उसका तुम भी। अपने पापा को जाके पूछो 20 साल पहले अगर आप पीसीओ में इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा कमाते। ठीक है, तो हर एक चीज का एक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, जस्ट डायल। अब जस्ट डायल का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। मैं फिलहाल बुरी चीजों की बात कर रहा हूं, तो मैं उसके नेगेटिव चीज पे। जस्ट डायल कोई आदमी क्यों जाता है? अगर उसको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, बट बिकॉज जस्ट डायल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? गूगल। आज तुमको कोई रेस्टोरेंट का नंबर चाहिए, डू यू गो टू जस्ट डायल और डू यू गो टू गूगल? गूगल। गूगल पे तो तुमको रिव्यू भी मिल जाते हैं ऑथेंटिक, तो व्हाई विल समबडी गो टू जस्ट डायल? जस्ट डायल इज अ शेयर जिसका बिजनेस मॉडल आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले बहुत अच्छा था, बट विद गूगल बिकमिंग वेरी वेरी एग्रेसिव इन हाइपर लोकल मॉडल, आज तुमको कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, कार वाले हो गए, कुछ भी चाहिए, गूगल मैप पे तुम जाओ, उधर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी सब डिटेल्स। व्हाई विल आई गो टू जस्ट डायल देन? सो दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो जस्ट डायल कैसे कमाएगा आगे? क्योंकि जस्ट डायल का बेस क्या है कि वो रिटेलर से पैसा लेता है टू गिव इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, कि तुम्हारा डेटा मैं कस्टमर को दूंगा। बट अगर कस्टमर जस्ट डायल तक पहुंचने ही नहीं वाला है तो उसका रिटेलर भी उसको ज्यादा टाइम तक पेमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, इसमें जस्ट डायल ने कुछ अलग इनोवेशन किया तो अलग बात है, पर जो बिजनेस मॉडल मेन था जस्ट डायल का, येलो पेजेस का, ठीक है, वो तो बिजनेस मॉडल एब्सोल्युटली फ्लॉप हो गया। क्योंकि गूगल हैज मेड आवर लाइफ सो इजी कि हमको जस्ट डायल में अगर तुमको कोई नंबर आता, पहले तुम फोन करोगे, वो नंबर एसएमएस में आएगा, फिर क्लिक करोगे, फिर जाओगे। गूगल ने क्या किया, डायरेक्ट वो रेस्टोरेंट का नाम लिखो, एक क्लिक करो, डायरेक्ट तुम उस रेस्टोरेंट को कॉल कर दोगे। तो 3 स्टेप प्रोसेस में 2 स्टेप या 1 स्टेप प्रोसेस कर दिया गूगल ने। सो देयर आर मेनी बिजनेसेस जो आज चल रहे हैं पर मे भी कल नहीं चले। राधा कृष्ण दवानी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। साउथ मुंबई से यहाँ पर कोई है क्या?
भाईकल्ला में एक बिल्डिंग की पार्किंग 57 लाख रुपीस में बिकी है और उसमें वो आदमी i20 खड़ा करता है। ये राधा कृष्ण दमानी का एग्जांपल है, रमेश दमानी ने वीडियो में दिया है, आई विल सेंड दैट वीडियो टू यू। ठीक है, तो रमेश दमानी ने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस पार्किंग आफ्टर 20 इयर्स। जो पार्किंग 57 लाख में बिकी है इन 2020, एज्यूम करो आज बिकी है, आफ्टर 20 इयर्स उसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? 0। Sir, can you repeat again? आज साउथ मुंबई में एक भाईकल्ला में, ये भाईकल्ला का रियल एग्जांपल है जहां पर एक पार्किंग 57 लाख में बिकी क्योंकि बिडिंग प्रोसेस से हुआ था वो। ऑल राइट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट पार्किंग आफ्टर 20 इयर्स? Anything less than 57 lakhs. ठीक है, तो नॉर्मली अपन प्रॉपर्टी में 20 गुना 25 गुना बोलते हैं, बट पार्किंग लॉट्स की या गैराज की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज इन फ्यूचर पीपल विल नॉट नीड देयर ओन कार, देयर विल बी अ कंप्लीट डिसरप्शन। और डिसरप्शन का लेवल इतना हाई होगा, जैसे पीसीओ गायब हुए वैसे तुम्हारी कार्स और कार, क्योंकि इतना ऑटोमेशन आ जाएगा कि यू डोंट हैव टू मेंटेन, तुमको खुद की कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि तुम एक क्लिक करोगे, कार विल कम टू योर प्लेस, पिक यू अप, टेक यू टू वेयरएवर यू वांट, लीव यू एंड डू देयर ओन वर्क। ओके, तो आज हम लोग कार्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं। आफ्टर 10 years यू मे नॉट इवन नीड अ कार, बिकॉज तुम खुद की कार क्यों लोगे जब तुमको 10% ऑफ द कॉस्ट में सेम सर्विस मिल रही विद अ ड्राइवर। ओके, सो अब तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा बिजनेस मॉडल फ्यूचर में चलेगा। जो अब तक चला है वो आगे चलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रिटेल इन्वेस्टर तो आई डोंट नो, ये 15,000 डाल के 30,000 पहले तो होने चाहिए। हाँ, और एक चीज मैंने जो बोलना भूल गया कि तुम अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो तुम्हारे हाथ में 99% ऐसे शेयर्स आएंगे जो लिस्टिंग के दिन डाउन में ही ओपन होने वाले हैं, क्योंकि उसमें बड़े लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम जाके चेक कर लेना जो भी डेटा तुमको मिलता है। ठीक है, और गलती से तुमको सही डेटा मिलता है और तुम बोलते हो नहीं सर आप गलत हो, हम सही है, कि हम तो इन्वेस्ट करेंगे आईपीओ में, तो करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए लॉजिकल नहीं है एक ऐसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसकी प्राइसिंग भी अंडरराइटर हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द टाउन उसने की है। एक्सेप्ट इट, मतलब आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट सो ग्रेट या सो इंटेलिजेंट कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की प्राइसिंग को क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, और लिस्टिंग डे के दिन फिर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओके, सो all the people who have money can buy shares and all the people who have shares can buy money or rather sell the share। ठीक है, इस प्रोसेस को बाइंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? if you have money you can buy shares, okay, if you have shares you can sell the share, इसको सेलिंग बोलते हैं। बट ये शेयर्स before you have money, okay, you need to have, if you want to do trading in India you need 3 types of account। ठीक है, एक है तुम्हारा सेविंग अकाउंट जो तुमने अभी ऑलरेडी खुलवा के रखा होगा एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक वगैरह में। एक होता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट जो तुम्हारा ब्रोकर तुमको देता है, और एक होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट में डीमैटेरियलाइजेशन, बेसिकली जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ऑलराइट, नाउ हु डज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज डन बाय डिपॉजिटरी। तो वन थिंग व्हिच वी मिस्ड यस्टरडे, ऑलराइट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ आईपीओ में एक और जन को डाल देना, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी are those people or those companies who convert shares from physical form to डीमैट फॉर्म। ठीक है, मटेरियल से डीमटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंडिया में 2 मेजर डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल।
तो जब भी तुम में से ऑलरेडी कोई शेयर्स खरीदता है बेचता है, तो जब भी इवनिंग में मैसेज आता है तो एक्सचेंज से तो आता है, साथ में CDSL या NSDL का भी मेल और मैसेज आता है, बिकॉज डिपॉजिटरी का काम है तुम्हारे डीमैट अकाउंट में पैसा डालना। ओके, बट तुमको अलग अलग जगह जाके ये अकाउंट नहीं खुलवाने। सेविंग अकाउंट तो तुम्हारे पास ऑलरेडी होता है, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट तुम्हारा ब्रोकर तुमको खोल के दे देगा। ठीक है, अब व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये बेसिकली एक, दिस इज अकाउंट विथ ब्रोकर। ठीक है, इफ यू वांट टू ट्रेड यू नीड टू कीप मनी इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉट योर सेविंग अकाउंट। ऑल्दो कुछ ब्रोकर्स है जैसे ICICI डायरेक्ट है, तो वो तुमको डायरेक्ट फैसिलिटी देता है कि तुम अपने सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हो। बट अगर तुम जीरोडा में अकाउंट खुलाते हो तो तुम्हारे ICICI बैंक से ये पैसा पहले जीरोडा के अकाउंट में जाएगा और फिर जीरोडा के अकाउंट से तुम उसकी ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, तो अब कोई कोई ब्रोकर तुमको फैसिलिटी देता है जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। ओके, कोई कोई ब्रोकर बोलता है तुमको डायरेक्ट सेविंग से डीमैट जा सकते हो या सेविंग्स, ये सेविंग के बाद ट्रेडिंग में जाना है और ट्रेडिंग के बाद जो पैसा आएगा उससे तुम शेयर्स बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है उससे तुम बाइंग करोगे। ठीक है, और डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है उसको तुम सेल कर सकते हो। ओके, बट इन इंडिया वी ऑल्सो हैव वन मोर कॉन्सेप्ट। सपोज मेरे पास शेयर्स नहीं है, चलो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। 3 तरह के अकाउंट्स चाहिए, ये क्लियर है? अब तुम्हारे पास पैसा आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, तुमने कोई शेयर को परचेस किया लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर तुमने ये शेयर मंडे को परचेस किया है तो इसकी डिलीवरी तुमको T+2 डे में मिलेगी, मतलब वेडनेसडे को, अज्यूमिंग ट्यूसडे इज अ वर्किंग डे। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बोथ आर वर्किंग डे। अगर हम लोग वो असम्पशन पे ही हम लोग चले गए, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। ठीक है, अगर तुम कोई भी शेयर डिलीवरी के लिए लेते हो तो तुमको उसकी डिलीवरी वेडनेसडे को होगी, मंडे को नहीं होगी। पैसे तुम्हारे अकाउंट से मंडे को ही कट जाएंगे। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई शेयर सेल करोगे, जब भी तुम कोई शेयर को सेल करोगे, ये शेयर के पैसे तुम्हारे पास 2 दिन के बाद आएंगे। ठीक है, अगर तुमने बाई किया तो किसी ने तो सेल किया है, तुम्हारे पैसे और उस आदमी के शेयर्स एक जगह पे जमा होंगे, NSE के पास, BSE के पास, और उसके बाद वो लोग रिवर्स एंट्री घुमाने के बाद में पैसे डिपॉजिट करेंगे। तो अगर तुमने सेल को, इफ यू हैव सोल्ड शेयर्स, ठीक है, इन दैट केस अगर तुम मंडे को शेयर को सेल करते हो तो तुमको उसके पैसे कैश फॉर्म में वेडनेसडे को मिलेंगे। ऑल्दो कुछ ब्रोकर्स तुमको इमीडिएटली उन शेयर्स के जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में है उससे ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं, बट लीगली ये पैसा एक्चुअली वेडनेसडे को तुम्हारे अकाउंट में आने वाला है। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक डाउट Yes, है sir. हाँ, Yes, sir. सर तो फिर ये ASB हम लोग कस्बा जो रखते हैं IPO के टाइम, हाँ, वो सेविंग अकाउंट में होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं, वो सेविंग अकाउंट है, वो तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट है, उसमें असबा फैसिलिटी है। वो वाला चीज और ये वाला चीज अलग है। ये एक्सचेंज पे हो रहा है, वो अंडरराइटर मतलब वो कंपनी और तुम्हारे बीच का ट्रांजैक्शन है, वो आउट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। ये एक्सचेंज पे हो रहा है, तुम दोनों अपने पैसे इनडायरेक्टली NSE को दे रहे हो। मतलब एक जन जो बायर है, ओके, वो ब्रोकर के थ्रू NSE का ध्यान रखता है, मतलब ब्रोकर के थ्रू, इधर बीच में ब्रोकर होता है, ब्रोकर के बाद कस्टमर होता है या इन्वेस्टर होता है। तो ये पैसा इन्वेस्टर से ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर से NSE के पास जाता है। ठीक है, और जो सेलर है इधर क्या होगा, ब्रोकर की जगह पे कौन, ब्रोकर तो रहेगा ही, बट उसके साथ में इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारा डिपॉजिटरी, क्योंकि शेयर्स को देना है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये होता है। ठीक है, वो वाला केस अलग है, ये वाला केस अलग है। तुम्हारे सेविंग अकाउंट में एक फैसिलिटी है असबा, उससे तुम IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड पैसे तुम्हारे अकाउंट से नहीं कटेंगे। इधर पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे तो तुम शेयर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग में। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग अगर मैं बोलूं, Sir, what about C+1? व्हाट इज दैट? So a new resolution passed by SEBI. क्या क्या?
T+1 सेटलमेंट। T+1 ना, हाँ सर, एप्लीकेबल नहीं हुआ ना अब तक। अभी तक नहीं, वो एक्सचेंज डिसाइड करेगी कि वो T+1 उनको लगाना है या नहीं लगाना है। तो अभी तक उस पे सॉलिड नो कुछ अपडेट। नहीं है। T+1 का रूल सेबी ने हाँ बोल दिया है, बट वो एक्सचेंज डिसाइड करेगी, बिकॉज ये जो प्रोसेस है इसको करना भी, ये प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक नहीं हो रहा है, एक दिन में लाखों करोड़ों के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आई थिंक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर 2 दिन ले रहे तो कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने तुमको जो भी बताया वो डिलीवरी ट्रेडिंग की बात की है, ठीक है। अभी तक मैंने तुमको जो भी बताया वो डिलीवरी ट्रेडिंग की है। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि शेयर्स को तुम आज खरीदते हो और उसकी डिलीवरी लेते हो, ठीक है, उसको बेचते नहीं हो आज के आज, ठीक है। इंट्राडे का मतलब क्या है, तुम बाय और सेल दोनों करते हो एक ही दिन में, ठीक है। सपोज तुमको लग रहा है कि कोई शेयर बढ़ने वाला है, तो तुम 100 रुपए में खरीदो और उसको 101 में बेच दो, 1% का प्रॉफिट हो गया तुमको, सिंपल, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स ये सिंपल काम करते हैं, कोई भी चीज शेयर को 100 रुपए में खरीदा 101 में बेच देते हैं, 200 में खरीदा 205 में बेच देते हैं, 204 में बेच देते हैं, एक दिन का 1-1, 2-2% उन लोग ऐसे ही कमा लेते हैं, ऑलराइट। बट कभी कभी गलत भी जा सकता है, अभी फिलहाल हम गलत में नहीं जाना चाहते, ओके। सो डिलीवरी ट्रेडिंग में तुम या तो बाई करते हो या तो सेल करते हो, ठीक है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हैं, बाय और सेल दोनों कर देते हैं उसी दिन, ऑलराइट। क्लियर है अब तक? यस सर। Yes, sir. तक हम कर सकते हैं, Yes, sir. रात को 12 बजे तक? Yes, sir. जब मैं बोलता हूं उसी दिन, तो कब तक कर सकते हैं? तो इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा मार्केट टाइमिंग्स। So there are 4 important types of timings which you need to take care of. सबसे पहला होता है 9 AM to 9:08. 9 AM to 9:08. All right, इसको बोलते हैं प्री ओपन सेशन। ठीक है, ये प्री ओपन सेशन में क्या होता है, जो भी बायर और सेलर अपनी बेस्ट बीट्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, तुम्हारे ऑर्डर एनएससी और बीएससी ले लेगी, बट ट्रेडिंग नहीं होगी, ओनली ऑर्डरिंग। इससे क्या होगा, बोथ बायर एंड सेलर को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इस शेयर को कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिलायंस से रिलेटेड एक गुड न्यूज आ गई, 2500 का शेयर है, कल तुम जाके बोलते हो मैं 2600 में भी खरीदने को रेडी हूं, बट जब तुम प्री ओपन सेशन देखते हो उसमें पता चलता है कि यही शेयर 2550 में ही मिल रहा है, तो रेदर देन बाइंग दैट शेयर एट 2600 यू कैन नाउ बाय द शेयर एट 2550। ठीक है, ये तो क्यों हुआ, क्योंकि जब ऑर्डर्स गए तो पता चला कि 2550 में भी कुछ सेलर्स अपने शेयर्स सेल करने के लिए रेडी है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद में 7 मिनट्स का ब्रेक होता है, उसके बाद में 7 मिनट्स का ब्रेक होता है। 9:15 AM, ओके, मार्केट स्टार्ट्स और मार्केट ओपन्स, ओके। इसमें ऑर्डरिंग भी होता है और ट्रेडिंग भी होता है, ओके। दिस इज ओनली फॉर स्टॉक मार्केट, ऑलराइट। उसके बाद में 3:30 PM, दैट इज द क्लोज टाइम। ठीक है, तो इसके बीच में ठीक है, ऑर्डरिंग एंड ट्रेडिंग बोथ विल हैपन बिटवीन दिस टाइम, ऑलराइट। और उसके बाद 3:30 से लेकर
ये होता है पोस्ट क्लोज सेशन। ठीक है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बट कुछ जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये अपना डेटा 3:30 से 4 PM के बीच में सेबी को देते हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के लिए कुछ अलग फैसिलिटीज होती है। अब वो फैसिलिटीज क्या है हम लोग कभी आगे करेंगे, फिलहाल पोस्ट क्लोजर सेशन होता है ये। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में जो बाई सेल होगा वो 9:15 से लेकर 3:30 PM के बीच में होगा। ठीक है, इसके पहले तुमको शेयर सेल कर देने हैं या बाय कर देना है, बाय और सेल जो भी करना है। अगर तुमने कभी भी डिलीवरी का बाय किया है, ठीक है, डिलीवरी में बाय किया है, तुमने जब ऑर्डर सुबह 10 बजे किया था 100 रुपए पे तुमने एक शेयर बाय कर लिया, बट तुम्हारा मूड चेंज हो गया, तुमने 3 बजे देखा कि ये शेयर तो 110 रुपए का हो गया ऑलरेडी, तो तुमको जितना प्रॉफिट चाहिए था तुमको मिल रहा है, तो तुम 3 बजे भी निकल सकते हो शेयर से। वो ट्रेड इंट्राडे में काउंट होगी, वो डिलीवरी में काउंट नहीं होगी। ठीक है, बट जब तुम ट्रेडिंग करते हो तब तुमको बताना पड़ता है। मैं तुमको कल या आज वो बताऊंगा कि कैसे दिखता है तुम्हारा जो ब्रोकिंग अकाउंट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो मैं तुमको कल बताता हूँ। ओके, तो या तो मैं उसका एक वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा, बिकॉज वो ट्रेडिंग टाइम के टाइम करना है। सो 9:15 से 3:30 के बीच में ये इंट्राडे बाय सेल ऑर्डर होता है। ओके, अब तक सब क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे Yes, पास sir. पैसे है, किधर गया? हाँ, if you have Yes, money, you can buy the shares. If you have shares, then you can sell the share. Suppose मेरे पास shares नहीं है, ठीक है, but I feel okay, stock will fall or stock price will fall. तो मैं क्या करूं? I cannot take advantage of this situation. ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर इंट्राडे में तुमको लग रहा है कोई भी स्टॉक की नेगेटिव न्यूज आई, फॉर एग्जांपल रात को 9 बजे तुमको पता चला कि कोरोना नंबर सडनली 10,000 हो गए मुंबई में, ठीक है, अब तुमको पता है मार्केट तो कल गिरने वाला है, तुमको चाहिए कि मैं रिलायंस को बेचना चाहता हूं, पर तुम्हारे पास शेयर तो है नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, फिर भी रिलायंस के शेयर्स सेल कर सकते हो। इस सेल को बोलते हैं शॉर्ट सेल, मतलब जो तुम्हारे पास है नहीं वो तुम बेच रहे हो। But short sell is only available in intraday trading. It is not available in delivery trading. तो शॉर्ट सेल अगर तुमने किया है, तो सपोज तुमने रिलायंस का शेयर बेचा है 2500 रुपए में, ठीक है, अगर वो 2400 का हो गया तो तुमको 3:30 से पहले उसको बाय करना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्रोसीड, ओके, कि डिलीवरी का ट्रेड ले लिया 2500 रुपए का, क्योंकि तुम किसी को भी शेयर सेल कर रहे हो, क्योंकि ये शॉर्ट सेल का मतलब तुम तो सेल कर रहे हो, किसी ने तुमसे बाय किया है 2500 रुपए में, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो 2500 रुपए में वो रिपीट करता हूँ। उसको तो वेडनेसडे को डिलीवरी देनी है एक्सचेंज को, तो अगर तुमने गड़बड़ की इसमें कुछ भी, तो सामने वाले को, बायर को, वो शेयर डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए रिलायंस का शेयर तुमने शॉर्ट किया है, ये सिर्फ इंट्राडे में अवेलेबल, दैट मींस कि तुमको इसको वापस खरीदना पड़ेगा। इन स्टॉक मार्केट लैंग्वेज इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। बेसिकली यू आर बाइंग द शेयर अगेन before 3:30। ठीक है, शॉर्ट सेल में क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कोई शेयर सेल कर रहे हो, सेलिंग अ शेयर which you don't have। सर ये इलीगल नहीं हुआ क्या? लीगल है, बिकॉज तुम शाम को बाय करके, तुम अगर शेयर बाय कर लेते हो तो तुम्हारे तो प्रॉफिट लॉस खाली मैच होगा, और वो शेयर जो तुमने बाय किया है वो तुम्हारे सेल, जिसने तुमसे बाय किया उसके पास चला जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव डिलीवरी अभी। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं कि ए ने शॉर्ट सेल किया बी से, ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, शॉर्ट सेल किया है तो ए को वापस बाय करना है, तो ए विल बाय फ्रॉम सी, तो बेसिकली ए का तो खाली प्रॉफिट लॉस मैच हो जाएगा,
और बी और सी के बीच में शेयर्स का ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर? सर सेम डे बाय एंड सेल होना चाहिए ना ये? यस, कंपलसरी सेम डे। ठीक है, अगर कोई भी रीजन की वजह से तुम्हारा इंटरनेट खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। मेरा एक बार ये हुआ है, पर शॉर्ट सेल में नहीं हुआ। मैं डेरिवेटिव के ट्रेड क्लोज करना चाहता था और मैं बस में बैठ गया और बस ऐसी जगह पर चली गई जहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो मेरा इंटरनेट खराब हुआ और मेरे को जो करना था मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे ही तुम शॉर्ट कवरिंग नहीं कर पाओ, इंटरनेट खराब हो सकता है, फोन स्विच ऑफ हो सकता है। और इसमें भी मैं बोलूं, इसमें भी एक ही दिन बुरा होता है, जिस दिन तुम शॉर्ट सेल करोगे ना, उसी दिन घर में कोई गिर जाएगा, उसको तुम हॉस्पिटल लेके गए और इधर 330 हो गए। ठीक है, अब 330 हो गए मतलब तुमने तो बाय किया ही नहीं, तुम भूल गए, तुमसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, मिस्टेक हुई ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस मिस्टेक, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम। ये क्राइम है, ठीक है, बट इसके लिए फाइनेंशियल पनिशमेंट मिलती है। तुमको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, डोंट वरी। ठीक है, बट तुम्हारे ब्रोकर को जाना पड़ सकता है, लेट यू नो व्हाई, बट क्योंकि ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है। अगर सब कुछ ऑटोमेटेड है तो व्हाई डू एनएससी एंड बीएसई नीड सो मेनी ब्रोकर्स? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर अपने हाथ में लेके रखा है कि क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो हम भरेंगे। फाइनेंशियल पनिशमेंट क्या है? 20% ऑफ योर ट्रेड। अगर तुमने 1 लाख रुपए के शेयर शॉर्ट सेल कर दिए, ठीक है, और तुम उसको कवर करना भूल गए, अगले दिन 20,000 तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें प्रॉफिट होता है कैलकुलेट? बता रहा हूं, मतलब प्रॉफिट तो बाद में होगा ना, जब तुम वापस बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा। सपोज तुमने 2500 का शेयर बेच दिया था, सेल किया था, ठीक है, अब तुम भूल गए, तो पहले तो फाइन लगेगा 20,000 रुपए का। अब उसके बाद में ये क्या करेगी? एक्सचेंज विल बाय द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमको पता नहीं है, तुम जब एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह खोलते हो, तब पहले के जमाने में 50 से 55 सिग्नेचर लगते थे। उन 50 से 55 सिग्नेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि एक्सचेंज कभी भी तुम्हारे शेयर को क्लियर ऑफ कर सकती है। ठीक है, अब सपोज ये शेयर की प्राइस हो गई 2400 रुपए, इस पे एक्सचेंज ने बाय किया हुआ है, तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट है वो तो तुमको मिल जाएगा, बट 20% ऑफ 2500 इज 500 रुपीज, ये तुमको फाइन लग जाएगा। ओके, सो यू विल हैव टू पे फाइन ऑफ 500 रुपीज पर शेयर। ओके, सर ये 20% फिक्स होता है या हर एक ब्रोकर का अलग होता है? नहीं, ब्रोकर का नहीं है, एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज का फाइन है, ये लगना ही है तुमको। ठीक है, तो अगर तुमने 1 लाख रुपए किए थे, ऑलराइट, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2500 का शेयर बेचा था और 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया, तो कितने शेयर हो गए? 2500 का 40 शेयर हो गए, तो 4000 रुपए तुमने कमाए और 20,000 रुपए गवाए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का था, लॉस का सौदा था, इस पे अपन नहीं जाएंगे अभी, बट 500 per share is 20% of 2500 is the fine you will be paying. Okay, so basically stock market में 4 चीजें हो सकती है। You can buy the shares, you can sell the shares, you can short sell and short cover. शॉर्ट कवर और बायर सेम ही है बाय द वे, बट इसको बोलते हैं शॉर्ट कवर क्योंकि तुम शॉर्ट सेल को कवर कर रहे हो। नाउ जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू। ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन किया जिसमें ए ने शॉर्ट सेल किए थे, मैं एसएस लिख रहा हूं, ठीक है, इसने तो नॉर्मल बाय किया था। ठीक है, अब बी ने क्या किया? अब बी ने सी को ये शेयर बेच दिए, अज्यूमिंग कि आई विल बी रिसीविंग द शेयर ऑन वेडनेसडे। ठीक है, मंडे को ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ, ट्यूसडे को ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, तो ए को तो फाइन लगेगा 20%। ठीक है, हाँ ने क्या किया? बी ने भी ये शेयर आगे बेच दिए। अब बी को कब डिलीवरी देनी है? थर्सडे को, बट द प्रॉब्लम इज बी को वेडनेसडे को डिलीवरी नहीं मिलने वाली है।
okay, or one more thing, when this clearing will happen, this will happen and shares will be given to the buyer on Thursday. वो वेडनेसडे को जो मिलने वाले थे T+2 नहीं होगा, T+3 होगा. क्यों T+3 होगा? बिकॉज T+2 था, बट क्योंकि अभी ट्यूसडे को शेयर परचेस हुए, इसलिए तुम देखना कोई भी शेयर में स्टार्ट ऑफ द डे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है, क्योंकि ऑक्शन मार्केट में प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑक्शन मार्केट में कुछ भी प्राइस पे ट्रेड होगा. ठीक है, तो ये जो शॉर्ट सेल हुआ है, नाउ ए को तो फाइन भरना है, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया, राइट? क्या बी को फाइन भरना पड़ेगा? नो नो सर. सर उसको आइडिया नहीं था ना कि वो शॉर्ट सेल किया है ए ने. ठीक है, सपोज वेडनेसडे को सी ने डी को बेच दिया, थर्सडे को डी ने ई को बेच दिया, फिर किसी को कुछ पता नहीं था. हाँ, किसी को कुछ पता नहीं था, बट इन ऑल दिस ट्रांजैक्शन एवरी इन्वेस्टर विल हैव टू पे द फाइन. सबको फाइन भरना पड़ेगा. इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि जब भी तुम कोई शेयर को बाय भी करते हो, तुमने तो पूरे पैसे देके बाय किए, पर जरूरी नहीं है तुमको T+2 डे पे मिल जाए, कभी कभी T+3 डे पे भी मिल सकता है. इसलिए अगर तुमने मंडे को कोई शेयर परचेज किया है, उसको ट्यूसडे को बेचोगे, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तुमको 20% का फाइन लगे, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है. बट सर शॉर्ट सेल तो सिर्फ ए ने किया था ना, तो बाकियों ने तो नॉर्मल बाय किया था ना. हाँ, बट इन लोग ने इनडायरेक्टली शॉर्ट सेल कर दिया ना. ट्यूसडे को इसको पता नहीं था ना बी को कि वेडनेसडे को मुझे डिलीवरी नहीं मिलने वाली है. ओके, वेडनेसडे को तुमको डिलीवरी नहीं मिलने वाली नहीं पता था. अगर ये बी अगर शॉर्ट सेल करता कब? वेडनेसडे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि थर्सडे को उसके पास शेयर आएगा तो फ्राइडे तक तो दे सकता है. बट क्योंकि वो शेयर उसके पास थर्सडे को पहुंचने वाले, तो थर्सडे टू थर्सडे डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको भी फाइन भरना पड़ेगा. फिर सी को भी फाइन भरना पड़ेगा, डी को भी फाइन भरना पड़ेगा. इसलिए ये बेसिकली इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो T+2 डेज के बाद में ट्रेड करना चालू करे, कोई भी शेयर अगर तुमने परचेस किया है तो. 99% तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, बट अगर 1% कुछ गलत हुआ तो फाइन भरना पड़ेगा. यस, एनी क्वेश्चन? सर इन्वेस्टर को तो एटलीस्ट ऑन डिलीवरी पता चलेगा ना, शॉर्ट डिलीवर हुआ करके. हाँ, वो तो बाद में ही पता. बेनिफिट ऑफ डाउट ना. बट तुम वेडनेसडे को बेचोगे तो थर्सडे को चलता है, पर अगर तुमने ट्यूसडे को ये किया है तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ट्यूसडे वाले को थर्सडे को डिलीवरी नहीं, थर्सडे तो तुम्हारे पास ही शेयर नहीं पहुंचने वाले, थर्सडे इवनिंग को तुम्हारे पास शेयर पहुंचेंगे. सर ये तो मतलब रिंग वाला गेम नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक है ना, सो वी कैन आइडेंटिफाई बायर एंड सेलर. So how can we come to? As of now, NSE and BSE have not given clarity on this. तो rules जो है वो यही है. अभी T+2 है, पहले T+15 चलता था. जब रियल में शेयर्स देते थे तब डिपॉजिटरी नहीं थी, तो 15-15 दिन तक चल रहे शेयर, इंटरनली भी चल रहे, एक्सटर्नली भी चल रहे, पैसे का भी हेरा फेरी हो रही है. जो हर्षद मेहता स्कैम था वो हुआ ही क्यों? क्योंकि T+15 15-15 दिन तक वो शॉर्ट सेल और लॉन्ग की पोजीशन लेके चलता था, क्योंकि पैसे 15 दिन बाद देने. एक्चुअल तुमको पता है, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स है ना, अगर तुम 100 रुपए का परचेस करते हो तो वो तुमसे 100 रुपया मांगते हैं. एक्चुअली जो NSE BSE है उन्होंने सिर्फ 20 रुपया ही मांगा है आज, कि अगर तुम्हारे पास 20 रुपीज है ना तो तुम शेयर परचेस कर सकते हो, बाकी का 80 रुपीज 2 दिन के बाद दे देना, चलेगा. बट मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स विल नॉट अलाउ दिस. वो ब्रोकर अपनी सेफ्टी के लिए 100 to 100 कट करके रखते हैं, मतलब 100 का शेयर खरीदे तो 100 रुपीज तुम्हारे अकाउंट में होने ही चाहिए. इन डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे में कभी कभी तुमको मार्जिन मिलते हैं, बट अभी लेटेस्ट कुछ रूल्स आए जिसमें सब मार्जिन 0 हो गए. ठीक है, तो यू डोंट गेट एनी मार्जिन एज ऑफ नाउ, या मिलता भी होगा तो 4 टाइम्स मिलता है इंट्राडे के. मेरे को वो एक बार चेक करना पड़ेगा. इतने रूल्स चेंज किए सेबी ने लास्ट 1 ईयर में कि मैं तुमको कुछ बोल रहा हूं तब तक भी रूल्स चेंज हुए, ऐसा हो सकता है. एक आध चीज प्लीज लेट मी नो, मैं भी इंसान हूं, मिस्टेक होती है. So, how come you don't have to pay any fine for intraday even though you're trading in the same day, but you have to pay fine for short-term one? Because you don't have to deliver it ना. शॉर्ट सेल और शॉर्ट कवर अगर तुमने कर दिया, ठीक है, तो तुमने तो एक शेयर परचेस कर लिया, जो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सी की हो गई. ए ने बी से ट्रेड किया, ठीक है, ये शॉर्ट सेल किया ए ने बी से, ठीक है, ये अभी सब डिलीट कर देता हूं.
ए ने शॉर्ट सेल किया, अब ए को देना क्या है, शेयर देने ना, Yeah. पूछा था प्लीज रिप्लाई। Yeah. हाँ, तो उसने शॉर्ट सेल किया, अब शाम को 3:30 से पहले अगर वो कोई शेयर परचेस कर लेता है तो वो बी को डिलीवर हो जाएंगे, और अगर उस पर्सन ने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो वो और बी का लेना देना है, मेरा तो खाली पैसे का लेना देना। इंट्राडे ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। Okay. इंट्राडे ट्रेडर तो आगे से आगे दे दिया ना, मेरे पास एक सेलर है एक बायर है, मैंने इन लोग दोनों को मिलाया, बीच में मेरा या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। या तो वो प्रॉफिट लेंगे या तो वो लॉस लेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes. एनी डाउट्स टिल नाउ? सर मतलब डिलीवरी डे पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब शेयर्स की हेराफेरी, नहीं तो फिर ये मंडे को तुमने शेयर खरीदा है तो वेडनेसडे को कर सकते हो, पर अगर तुमने ट्यूसडे को किया तो वो तुम्हारे बुक्स में शॉर्ट सेल चला जाएगा। वो भी तब, याद रखना, अगर ये नॉर्मल सेल था और तुमने ट्यूसडे को बेचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमको तो वेडनेसडे को शेयर मिलने ही वाला है उस केस में। ठीक है, ये शॉर्ट सेल में ही प्रॉब्लम होती है, और आजकल इतनी स्ट्रिक्टनेस है। मैं तुमको बताता हूँ ब्रोकर क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, सो डोंट वरी। इंट्राडे ट्रेडर्स कैन टेक होम ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। इन लोग को शेयर की डिलीवरी या कैश दोनों ही रखने नहीं पड़ते, ये चाहे तो अपना खुद ही क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग घुमा सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उसमें। ठीक है, नाउ व्हेन यू बिकम इन्वेस्टर इन इक्विटी मार्केट, तो शेयर से रिटर्न्स क्या क्या आ सकते हैं? सो द फर्स्ट रिटर्न इज एप्रिसिएशन, एंड द सेकंड रिटर्न is dividend. ठीक है, over the last few years the appreciation is somewhere around 15 to 17%. This is, I'm talking about big companies, all right, and dividend is between 1 to 2%. So the total return you can expect from the market if you are a long term investor is approximately 15 to 18%. ठीक है, am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I move forward. There are two important concepts जो तुमको सुनाई देंगे, कभी कभी तुम न्यूज चैनल देखोगे ना, वन इज कॉल्ड ब्लॉक डील। ठीक है, अब ब्लॉक डील का एक डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन? या तो 5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है या तो 5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, अगर ये दोनों में से एक चीज हुई है, ऑल राइट, देन दैट पर्टिकुलर डील इज कॉल्ड ब्लॉक डील। नॉर्मली इतनी बड़ी डील्स पहले से प्री डिसाइडेड होती है। ठीक है, और क्योंकि ये प्री डिसाइडेड होती है, ये एक सेपरेट विंडो में ट्रेड होती है। सेपरेट विंडो का मतलब क्या है कि जो तुम लोग ट्रेड कर रहे हो नॉर्मल जो ब्रोकर अकाउंट से, उसमें ये ट्रेडिंग नहीं होती है, ये अलग से डायरेक्ट उस बायर, सपोज मैं और एल्विन है, मेरे कंपनी के 5 लाख शेयर्स एल्विन खरीदना चाहता है। ठीक है, तो मेरा और एल्विन के अकाउंट में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी वो। ओके, एंड एक्सचेंज विल लेट यू नो, मतलब मैं और एल्विन जाके एक्सचेंज को बोलेंगे कि मेरे 5 लाख शेयर एल्विन के अकाउंट में डाल दो, और 5 लाख शेयर सपोज 10 रुपए के, तो 50 लाख रुपए एल्विन के अकाउंट से मेरे अकाउंट में डाल दो। ओके, तो अगर ऐसा कोई डील होता है तो ये डील को ब्लॉक डील बोलते हैं। तो कोई भी केस में 5 लाख से ज्यादा शेयर या 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की ट्रेड हो रही है, ऑलराइट,
तो दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर ब्लॉक डील। और नॉर्मली ये डील्स प्री डिसाइडेड प्राइस पे होती है, पहले से सब कुछ क्लैरिटी होती है इन चीजों की, ओके। और ये एक सेपरेट विंडो में ट्रेड होती है। इसका पूरा डेटा तुमको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तुमको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, तुमको स्टॉकेज के ऐप पे मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इसके लिए मुझे कहीं जाना है, ये सब डेटा बाहर आ जाएगा। नाउ इसमें एक टाइमिंग का बॉन्डेज है, ओके। इसका टाइमिंग है 9:15 AM टू 9:50 AM। अगर ऐसा कोई डील होने वाला है एक पर्टिकुलर डे को, तो वो मॉर्निंग में ही हो सकता है। वो तुम अचानक 1 बजे आके नहीं बोल सकते हो कि अब हम लोग दोनों ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसका एक फिक्स टाइम दिया हुआ है एनएससी में, ये टाइम है 9:15 AM से 9:50 AM के बीच में। ठीक है। हु विल गो टू द एक्सचेंज? मैं और एल्विन दोनों जाके बोलेंगे हम दोनों को ये वाली डील करनी है। एम आई क्लियर? जो Yes, नॉन sir. इंस्टीट्यूशनल मतलब ये इन्वेस्टर्स रहते हैं जो Yes, 10 sir. लाख से अबव का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सर वो उनकी जो डील्स होती है वो भी ब्लॉक डील ही कहते हैं उनको। क्या क्या? सर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनकी जो 10 लाख से ज्यादा मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, और तो उनकी जो डील्स होती है वो जनरली लैक्स ऑफ शेयर्स में होती है, तो सर उनकी डील्स को भी ब्लॉक डील्स अगर कहते 5 हैं। लाख शेयर के ऊपर या 5 करोड़ के अमाउंट के ऊपर की ट्रेडिंग हो रही है तो दैट विल कम अंडर ब्लॉक डील, और वो 9:50 से पहले ही उनको करनी पड़ेगी। ओके सर। अब तुम कल जाके वॉल्यूम देखना, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब में स्टार्टिंग में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं। ऑल्दो हर बार ये 5 करोड़ के अमाउंट तक नहीं पहुंचता, कभी कभी लोग 4 करोड़ 95 लाख पे अटक जाते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू डू द प्रोसेस एंड अदर थिंग, क्योंकि ये सब एनएससी को बताना पड़ता है, एनएससी फिर उसको एग्जीक्यूट करती है, ओके। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है बल्क डील, ठीक है। बल्क डील का डेफिनेशन है, अगर कभी भी कोई इन्वेस्टर किसी एक कंपनी में 0.50 या 0.5% शेयर के ऊपर खरीद रहा है, तो एक्सचेंज हैव टू नोटिफाई। सर कैन यू रिपीट इट? गलत लिखा है मैंने। अगर सपोज जितेंद्र बापना ने एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10 करोड़ रुपया है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अब 10 करोड़ का 1% कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। अगर मैं उस कंपनी में 5 लाख से ऊपर की ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, उस केस में हमारा ब्रोकर एक्सचेंज को नोटिफाई करेगा कि इस पर्सन ने इस कंपनी की 0.5% से ज्यादा के शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो बेसिकली छोटी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी कंपनीज में तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं होता, ऑलराइट। और मेनी ए टाइम्स ब्लॉक डील और बल्क डील कंफ्यूज करने के लिए भी होती है, बिकॉज याद रखना इतनी बड़ी डील्स हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर डील कर रहा है या सेलर डील कर रहा है, बायर और सेलर दोनों डील कर रहे हैं, तो दोनों को पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट बिग ट्रांजैक्शन हैव टू कम आउट इन पब्लिक, इसलिए एनएससी बीएससी ने ये रूल्स बना के रखे हुए हैं। तो अगर मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, ठीक है, तो अगर मैं 50 लाख से ऊपर की ट्रेडिंग कर रहा हूं तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है टू नोटिफाई एक्सचेंज दैट ये बल्क डील मेरे सिस्टम से हुई है। सर मतलब जो कंपनी कभी कभी हॉस्टाइल टेक ओवर होता है वो बल्क डील ही हुआ ना? हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहे हैं मार्केट में, अभी भी हो रहे हैं। माइंडट्री का हुआ ही है, एलएनटी ने खरीदा ही है माइंडट्री को, ठीक है। हॉस्टाइल टेक ओवर इज पार्ट ऑफ द गेम, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ने शायद ऑलरेडी पढ़ लिया था। सर एक मिनट सर, बल्क डील के लिए भी सेपरेट टाइम विंडो रहता है कि वो कभी भी हो सकता है? के लिए कोई टाइम नहीं है, वो दिन भर चलते रहेगा, पर जब भी तुम एक ही दिन में 0.5% से ज्यादा के शेयर्स खरीद लेते हो तो ब्रोकर का जिम्मेदारी है एक्सचेंज को बताने की। ये सब सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड ट्रिगर्स आते हैं, ऑटोमेटिकली मेल भी चले जाते हैं एनएससी को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक स्प्लिट। तो ये हम लोग ने
यूजी के साथ पहले भी डिस्कस किया, मैं शॉर्ट में तो भी बता देता हूँ। इट्स अ बेसिक थिंग। कभी कभी शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे रिटेल इन्वेस्टर उनको खरीद नहीं पाते। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर, ऑलराइट, कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। ऑलराइट, तो अगर तुम्हारे पास कोई शेयर था 100 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज या 100 शेयर्स ऑफ 10,000 रुपीज, और इसको 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ऑलराइट, तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1000 शेयर्स ऑफ 1000 रुपीज। ओके, सर ये रिपीट कर देंगे 1:10 वाला। हाँ सर रिपीट करें। 1:1 कर दो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सर एक बार वापस से रिपीट करो ना सर। 01 हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अगर ये 1:1 है तो तुम्हारे पास आफ्टर स्प्लिट 200 शेयर हो जाएंगे 5000 के। ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, खाली जो एमबीए वाले पीजी वाले लोग हैं उनके लिए शायद ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम कोई शेयर अगर हाई रेट पे हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर इसको परचेज नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। ऑलराइट, और जब स्टॉक स्प्लिट होगा तब क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे और प्राइस ऑफ द शेयर विल गो डाउन। द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी टोटल वैल्यू लिख रहा हूं मैं, will remain the same, okay, but due to higher demand prices may go up।